गुंडों के संग भागी ननद। आखिरी मौका दे रहा हूं तुम्हें। अगर आज के बाद मुझे इन फाइल्स में कोई भी गड़बड़ दिखाई दी तो फिर मुझे सोचना होगा धीरज। मैंने तुम्हें इस ऑफिस की जिम्मेदारी दी है तो मुझे लगता है तुम इस जिम्मेदारी को पूरी तरह निभाना सीखो, वरना मेरे पास और लोग हैं जो इस काम को पूरे मन से कर सकते हैं। सॉरी सर, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। अच्छा ठीक है, चलो तुम ऑफिस संभालो। मेरी बहन शीला आज लंदन से पढ़ाई करके वापस लौट रही है, मुझे उसे एयरपोर्ट लेने जाना है तो मैं निकलता हूं। धीरज जिसके मन में नफरत का बीज पनप रहा था, ये मोहक का वही कॉलेज के जमाने का दोस्त था जिसे मोहक ने तब नौकरी दी थी जब कोई भी कंपनी धीरज को काम नहीं दे रही थी। मोहक एक बहुत ही रिच बिजनेसमैन था। परिवार में पत्नी पूजा और छोटी बहन शीतल थे। मोहक ने शीतल को बहुत लाड प्यार से रखा था। तुम तो बिल्कुल परियों जैसी सुंदर हो। वीडियो में तो तुमसे बात हो जाती थी, आज सच में सामने देखकर बहुत खुशी हो रही है मेरी प्यारी ननद जी। भाभी, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। भैया, आप दोनों की शादी में तो मैं आ नहीं पाई थी, पर अब मैं आ गई हूँ तो क्यों ना आपकी शादी की फर्स्ट एनिवर्सरी की पार्टी धूमधाम से की जाए। मुझे याद है 2 दिन बाद आपकी शादी को 1 साल हो जाएगा। ठीक है प्यारी बहना, जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। हेलो धीरज, एक काम करो, शाम को घर आ जाओ, कुछ जरूरी बात करनी है। शाम को धीरज घर आ जाता है। धीरज और शीतल की पहली मुलाकात होती है। धीरज, पार्टी का सारा इंतजाम तुम्हें करना है। भैया, मैं चाहती हूँ कि पार्टी की सारी अरेंजमेंट्स मेरे हिसाब से हो। तो ठीक है धीरज, शीतल जैसा कहे वैसी ही तैयारी पार्टी की करनी है तुम्हें। ठीक है सर। शीतल जी, कल मैं 9 बजे आ जाऊंगा, आप मेरे साथ पार्टी की लोकेशन देखने चल सकती है। ठीक है धीरज जी। अगले दिन धीरज शीतल को लेकर पार्टी प्लेस दिखाने ले जाता है। धीरज जी, ये 7 स्टार होटल ठीक रहेगा। आखिर मेरे भैया भाभी की शादी की सालगिरह है तो मैं ऐसी अरेंजमेंट्स चाहती हूँ कि लोग देखते रह जाएं। ठीक है, तो फिर यही डन करते हैं। वैसे आप कब शादी कर रहे हो? मैं पता नहीं, अभी तो कॉलेज की पढ़ाई पूरी हुई है, मेरा तो अभी घूमने का मन है। धीरज कार चलाते हुए शीतल के हाथ पर हाथ रख देता है। ओह सॉरी, वो ब्रेक मार रहा था, गलती से आपका हाथ टच हो गया। कोई बात नहीं, इसमें इतना घबराने की क्या बात है। नहीं पूजा जी, आप एक अमीर भाई की बहन हो और मैं एक मामूली नौकर। मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं आपको छू सकूं। धीरज अपनी इमोशनल बातों से शीतल को फंसाने लगा। शीतल सीधी सादी थी, उसकी बातों में आने लगी। ऐसे ही पार्टी वाला दिन भी आ जाता है। पार्टी में सभी बड़े बड़े मेहमान आते हैं। धीरज भी पार्टी में शामिल था, जो कि शीतल को छुप छुप कर देख रहा था, तो वहीं शीतल भी उसे छुप छुप कर देख रही थी। सभी पार्टी में खूब एंजॉय करते हैं। फिर अगले दिन, भैया, पार्टी सचमुच बहुत अच्छी हुई। धीरज जी ने इस पार्टी की तैयारियों में मेरी बहुत हेल्प की। थैंक यू धीरज जी। इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं शीतल जी। मोहक बॉस होने के साथ साथ मेरा दोस्त भी है। हाँ, बस कभी कभी गुस्सा हो जाता है। अरे काम ही जब गलत करोगे तो डांटना तो पड़ता ही है। वैसे शीतल, तुम ऑफिस कैसे आ गई आज? तुम तो मार्केट जाने वाली थी। भैया, मैंने सोच लिया है, अब से मैं भी ऑफिस आया करूंगी। घर पर मैं बोर हो जाती हूँ। ठीक है प्यारी बहना, आ जाना। पर तुम पहले ये बताओ, अपने जन्मदिन पर क्या गिफ्ट लोगी? कल तुम्हारा जन्मदिन है, कहीं बाहर चलते हैं। ओके मेरे प्यारे भैया। अगले दिन शीतल का जन्मदिन था। पूजा और मोहक घर पर उसका इंतजार कर रहे थे। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा शीतल, आज तुम मेरे कहने पर यहाँ मेरे घर आ जाओगी। धीरज, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है। पर मोहक इस रिश्ते को नहीं मानेगा। कहाँ तुम और कहाँ मैं। कोई बात नहीं धीरज, तुम्हारे साथ रहने के लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगी। आई लव यू धीरज। अच्छा मैडम, और अगर तुम्हारा भाई नहीं माना तो क्या मेरे साथ भागने के लिए तैयार रहोगी? हाँ, क्यों नहीं, कहा न तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी। धीरज शीतल को अपने प्यार के जाल में फंसा चुका था। वो मन ही मन मोहक से जलता था। वो चाहता था कि शीतल के जरिए वो मोहक से अपने हर अपमान का बदला ले। साथ ही वो उसको मारकर उसकी प्रॉपर्टी भी हड़पना चाहता था। शाम को वो अपने दोस्तों के साथ जंगल के बीचों बीच बने अपने अड्डे पर पहुंचता है, जहां वो शहर के बड़े बड़े लोगों को किडनैप करके लेकर आता है और उनके परिवार वालों से फिरौती मांगता, जिससे वो और उसके दोस्त पैसे कमाते। तू ना धीरज हमसे भी बड़ा वाला गुंडा है रे। मतलब सारा दिन शर्ट पैंट पहनकर लोगों के बीच मासूम बनकर घूमता है तू, और शाम होते ही तेरा अलग ही रूप नजर आता है। वैसे एक बात तो है, बॉस को देखकर कोई नहीं कह सकता कि यह शहर के सबसे बड़े गुंडे का इलाका है, जिसकी तलाश पुलिस को कब से है। वैसे उस बुलबुल अपने झांसे में पूरी तरह से फंस चुकी है और 2 दिन बाद मेरे साथ भागने भी वाली है। तुम 4 दिन बाद रात को मुझे हीरानगर में मिलना, समझे? धीरज की यही सच्चाई थी जो मोहक नहीं जानता था। उसका दोस्त शहर का एक बड़ा गुंडा है। धीरज के साथ रहकर अब शीतल के व्यवहार में भी चेंजेस आने लगे थे। शीतल, आज जब मैं बाजार से लौट रही थी मैंने तुम्हें धीरज के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठे देखा था। तो
तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं धीरज के साथ एक क्लाइंट से बिजनेस मीटिंग के लिए गई थी। भैया ने मुझे एक नया प्रोजेक्ट दिया है जिसमें मैं धीरज जी की हेल्प ले रही हूँ। वैसे अभी भी मैं धीरज जी के साथ ही एक मीटिंग में जा रही हूँ, इसलिए फालतू सोचना बंद कर दो भाभी, बाय। पूजा चुप हो गई। उसने सोचा शायद सच में शीतल सिर्फ काम के लिए धीरज से जुड़ी हुई है, पर शीतल तो अपने भैया भाभी दोनों को धोखा दे रही थी। और फिर एक दिन शीतल ने वो गलती कर दी जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। धीरज, मैं हमेशा के लिए घर छोड़कर आ गई हूँ, बोलो हमें कहाँ जाना है? चलो, भाग चलो मेरे साथ शीतल, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। धीरज, ये सब लोग कौन है? घबराओ नहीं, ये सब मेरे दोस्त हैं। अब शादी के वक्त 2-4 लोग तो साथ में होने ही चाहिए ना। ओह अच्छा अच्छा। शीतल नहीं जानती थी कि वो किस मझधार में फंसने जा रही है। वो जिनके साथ भागी थी वो गुंडे थे, और वो गुंडे शीतल को एक कोठे पर ले जा रहे थे। धीरज, ये हम कहाँ जा रहे हैं? और ये रास्ता तो दूसरे शहर की तरफ जाता है, हमें तो उस तरफ जाना था ना। ज्यादा चू चपड़ की ना तो तेरी लाश बिछा दूंगा, बता रहा हूँ। शीतल उसका ये रूप देखकर घबरा गई। मेरा फोन मुझे दो धीरज, मुझे भैया से बात करनी है। जग्गा, तू मुन्नी बाई को फोन कर, हम इस बुलबुल को उसे बेच देंगे तो अच्छी रकम मिलेगी, समझा? और वैसे भी इसके भाई से फिरौती मांगकर उसके पास वापस भेजने का कोई फायदा नहीं है। ये अपनी सारी पोल पट्टी खोल देगी और अपन लोग पकड़े जाएंगे, समझा? धीरज की सच्चाई देख शीतल रोने लगी। उसे खुद से नफरत हो रही थी कि उसने धीरज जैसे गुंडे से प्यार किया। उधर पूजा घर पर परेशान थी। मोहक, शीतल फोन नहीं उठा रही है, मुझे शक है जरूर उसके साथ धीरज ने कुछ किया है। वो बहुत दिनों से शीतल के आसपास घूम रहा था। धीरज फोन नहीं उठा रहा, पता नहीं, मुझे तो घबराहट हो रही है पूजा। हमें पुलिस को खबर कर देनी चाहिए। और शायद तुम ठीक कह रही हो। पुलिस शीतल को ढूंढने में लग जाती है। इधर गुंडे शीतल को मुन्नी बाई के कोठे पर ले आते हैं। उधर धीरज शीतल को गुंडों के हवाले कर खुद घर लौट रहा था तो वो पुलिस के हाथ लग जाता है। बता, मेरी बहन कहाँ है? तेरी बहन? मैंने उसे बेच दिया बे। अरे ये तो वही गुंडा राका है भाई, जिसे पुलिस को कब से तलाश थी। क्या? धीरज और गुंडा? तो बचपन से ऐसा था ये तो मैं जानता था, लेकिन तो इतना गिर जाएगा ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो जैसे घटिया इंसान को दोस्त कहते हुए भी मुझे शर्म आती है। अरे सारे राका, अरे सब सच सच बता, नहीं तो इतना सूटेंगे तेरे को कि तुझे पानी भी नसीब नहीं होगा, समझ लिया? मैं नहीं बताऊंगा, चाहे जान से मार दो। इस मोहक ने हमेशा मुझे नीचा दिखाया, मैं बदला लेना चाहता था और तेरी बहन को बेचकर मैंने बदला ले लिया। सुनिए, हमें खुद शीतल को ढूंढना चाहिए, हो सकता है वो भी हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हो। जा बचा ले अपनी बहन को, बेच दिया मैंने उसे मुन्नी बाई के कोठे पर। अब तक तो उसकी बोली भी लग गई होगी। मेरा काम हो गया, मैंने बदला ले लिया। पुलिस धीरज को बहुत मारती है। मोहक और पूजा पुलिस के साथ मुन्नी बाई के कोठे पर, जो दूसरे शहर में था, वहां जाते हैं। पुलिस मुन्नी बाई और उसके साथियों को पकड़ लेती है। बाकी लड़कियां जो मजबूरी में ये काम कर रही थी उन्हें भी मुक्ति मिल जाती है। भैया मुझे माफ कर दो, भाभी आपने भी मुझे समझाया, मैंने आपकी बात नहीं मानी, मुझे माफ कर दो भाभी। शीतल जानती थी आज उसकी जिंदगी बर्बाद होने से बची है, इसलिए वो दोबारा ऐसी गलती न करने का वादा करती है। इधर धीरज को भी अपने किए की सजा मिल जाती है और अगले कई सालों तक वो जेल में सड़ता है। काव्या सुबह देर से उठती है, फिर शावर लेकर किचन में जाती है जहां उसकी भाभी अलका सबका नाश्ता बना रही होती है। काव्या उससे जाकर कहती है, भाभी मेरे लिए कप कॉफी बना दो। अच्छा वैसे आज ब्रेकफास्ट में क्या बनाए? मेथी के पराठे और बूंदी रायता। क्या? मेथी के पराठे? ओह नो भाभी, वो एक्चुअली मैं आपको बताना भूल गई, भैया को ना पनीर सैंडविच बहुत पसंद है, और वो भी काली मिर्च स्प्रिंकल किया हुआ। संडे को ज्यादातर वो वही खाना पसंद करते हैं, तो आप उनके लिए वही बना दो। अच्छा ठीक है दीदी, मैं उनके लिए सैंडविच बना देती हूँ। अलका एक सुंदर, सुशील और संस्कारी लड़की थी। उसकी यही खूबी अलका के पति प्रांजल को भा गई और सबकी रजामंदी से वो उसे ब्याह कर घर ले आया। लेकिन काव्या को अलका से हमेशा चिढ़ रहती थी। वो अपनी भाभी को नीचा दिखाने से बाज नहीं आती थी। काव्या के कहने पर कुछ देर बाद अलका सबके लिए नाश्ता लेकर आती है, जिसमें प्रांजल के लिए वो पनीर सैंडविच काली मिर्च स्प्रिंकल डला हुआ उसे परोसती है। अरे वाह, पनीर सैंडविच, थैंक यू अलका, मेरा कब से मन कर रहा था इसे खाने का, थैंक यू सो मच। प्रांजल जैसे ही सैंडविच मुंह में डालता है उसे जोर जोर से छींकें आनी शुरू हो जाती हैं। ये देखकर अलका की सास जानकी गुस्से में आ जाती है। अरे क्या हुआ बेटा तुझे? बहू तूने इसमें कहीं वो काली मिर्च तो नहीं डाल दी? हाँ माँ जी डाली है। अरे तेरा दिमाग खराब है क्या? तुझे पता नहीं मेरे बेटे को काली मिर्च से एलर्जी है।
अब खड़ी खड़ी मेरी शक्ल क्या देख रही है? जा जल्दी से डॉक्टर को फोन करके बुला। कुछ देर बाद डॉक्टर घर आता है और उसे दवाई देकर चला जाता है। क्यों री, क्या जरूरत थी काली मिर्च डालने की? तेरे कारण मेरे बेटे का छींक छींक कर हालत खराब हो गई। लेकिन माँ जी, मुझे तो काव्या दीदी ने कहा था डालने को। हे भगवान, देखो तो कैसे झूठ बोल रही है। अरे शर्म नहीं आती अपना किया मुझ पर थोपते हुए? भला मैं अपने इकलौते भाई के साथ ऐसा क्यों करूंगी भाभी? आज के बाद ऐसी गलती कभी मत करना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? अलका बेचारी चुप रह जाती है और सब कुछ चुपचाप सुन लेती है। ऐसे ही समय बीतता है। घमंडी ननद बार बार अपनी संस्कारी भाभी को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। ऐसे ही एक रोज काव्या कॉलेज से घर आती है। भाभी, जरा मेरे लिए एक कप चाय लेकर आना, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। कुछ देर बाद अलका चाय लाकर अपनी ननद को देती है, फिर घर के बाकी कामों में लग जाती है। लेकिन तभी अचानक काव्या गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, माँ माँ, ये देखो तो तुम्हारी लाडली बहू ने क्या किया है। क्या हुआ मेरी बच्ची, तू इतने गुस्से में क्यों है? चाय अच्छी नहीं बनी क्या? चाय पीने लायक हो तो पियो ना। ये देखो, भाभी ने इसमें छिपकली का मरा हुआ बच्चा डाला है ताकि इस चाय को पीते ही मैं मर जाऊं। क्या? मेरी बच्ची, तू ठीक तो है ना? तूने इसे पिया तो नहीं ना? लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैंने तो खुद कप धोया था और चाय भी छान कर दी थी। ना जाने ये आखिर चाहती क्या है। पहले तो जानबूझकर मेरे बेटे को काली मिर्च देती है और अब मेरी बेटी को चाय में मरी हुई छिपकली। क्यों री, तू मारना चाहती है हम सबको? भाभी, मैं आपकी इकलौती ननद हूं और आप मेरे साथ ऐसा कर रही थी। छी, मुझे तो घिन आती है आपको भाभी कहते हुए भी। अगर मैं आपको पसंद नहीं तो सीधा सीधा बोल दो, लेकिन कम से कम ये सब तो मत करो। मत रो मेरी बच्ची, अब तू चल और कमरे में चलकर आराम कर ले। दोनों माँ बेटी वहां से चली जाती हैं। बेचारी अलका वहीं बैठकर खूब रोती है और मन ही मन सोचती है, ना जाने ननद जी को मुझसे क्या परेशानी है। हर बार वो मुझे सबकी नजरों से गिराती रहती है, जबकि मैं तो कभी उनके साथ गलत नहीं करती। शायद मुझ में कोई कमी होगी। खुद को कोसते हुए अलका घर के कामों में लग जाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और हर दिन के साथ काव्या की साजिशें बढ़ती जाती हैं। नौबत यहाँ तक आ गई कि अब जानकी और प्रांजल हर छोटी बड़ी बात के लिए अलका को सुनाने लगते हैं। ये सब देख काव्या बहुत खुश होती है, लेकिन जब इससे भी उसका मन नहीं भरता तो वो एक तरकीब और लगाती है। मुझे किसी भी तरह इसे घर से निकलवाना ही होगा। घमंडी ननद अपने खुराफाती दिमाग से एक तरकीब लगाती है, फिर मौका मिलते ही अपनी भाभी के कमरे में जाती है, उसकी फोटो चुरा लेती है। अब आएगा मजा, देखना भाभी, इस बार आपको ऐसा सबक सिखाऊंगी कि सब आपको धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देंगे। काव्या फोटो लेकर वहां से चली जाती है। एक रोज जब सभी हॉल में बैठकर खाना खा रहे होते हैं, तभी काव्या वहां आती है। अरे दीदी, आप आ गई? आइए बैठिए, मैं आपके लिए खाना परोस देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है ये सती सावित्री बनने की। मुंह में राम और बगल में छुरी लेकर घूमती हो, सारा दिन पूजा पाठ का ढोंग करती हो और पीठ पीछे ये सब करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? अरे तुम हमें अपना ही नहीं समझती। हम सबको मारना चाहती हो, ये बात तो हम शुरू से ही जानते हैं, लेकिन आखिर तुम ऐसा करना क्यों चाहती हो वो आज हमें पता चला है। माँ, भैया, ये औरत हमारा बुरा करने के साथ साथ हमें धोखा भी दे रही है। इसका पहले से आशिक है जिससे इसने शादी भी की है। ये क्या कह रही है आप दीदी? ये सब झूठ है। मैं तो सिर्फ अपने प्रांजल से ही प्यार करती हूँ और उन्हीं की पत्नी हूँ, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आप ये झूठ क्यों बोल रही हैं। अच्छा भाभी, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो ये तस्वीरें तो नहीं झूठ बोल सकती ना? इस फोटो में दुल्हन तो आप ही हैं, लेकिन ये दूल्हा तो प्रांजल भैया नहीं है। तो फिर कौन है ये आपका आशिक? काव्या ये बोल ही रही थी कि तभी प्रांजल अपनी बहन को एक जोरदार थप्पड़ मारता है। प्रांजल, उसे क्यों मार रहा है? मारना है तो अपनी पत्नी को मार जो ऐसे तुझे धोखा दे रही है। बस माँ, अपनी घमंडी बेटी के प्यार की पट्टी आपकी आंखों पर बंधी है, इसीलिए जो ये कह रही है आप उसे ही सच मान रही हैं। अरे ये जो फोटो आपने देखी है ये झूठी है, काव्या ने खुद इसे बनवाया है। मुझे भी ये बात पता न चलती अगर उस स्टूडियो वाले मेरे दोस्त का फोन मुझे नहीं आता जहां से काव्या ने तस्वीर बनवाई है। दीदी, आखिर क्यों कर रही हो आप ये सब? क्यों आप इस हद तक गिर गई जो मेरी इज्जत पर आप कीचड़ उछालने को तैयार हो गई? क्योंकि आपकी और भैया की लव मैरिज हुई थी। मैं भी एक लड़के को बहुत प्यार करती थी। जब मैंने माँ और भैया को उसके बारे में बताया तो उन्होंने हमारी शादी से साफ इनकार कर दिया, लेकिन आप दोनों की शादी के लिए ये दोनों झट से मान गए। आखिर क्यों? क्या मैंने झूठा प्यार किया था? लेकिन आज मैंने जो कुछ भी किया वो सब करके मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके बाद अलका सबसे कहती है, माँ जी, प्रांजल, ये आपने ठीक नहीं किया। अगर दीदी किसी को पसंद करती है तो इसमें गलत क्या है? प्रेम तो इस दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता है, फिर प्यार करने वालों से ऐसी नफरत क्यों?
मेरे कहने पर आप उस लड़के से मिल लीजिए और दोनों की बात आगे बढ़ाइए। अपनी भाभी की बात सुनकर काव्या को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। काव्या अपने किए के लिए अपनी भाभी अलका से माफी मांगती है। मुझे माफ कर देना भाभी, मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया, लेकिन फिर भी तुमने मेरे बारे में इतना सोचा। अलका काव्या को माफ कर देती है और उसे गले लगा लेती है, जिसके बाद प्रांजल और जानकी को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो भी काव्या से माफी मांगते हैं। साथ ही काव्या की शादी उसके मनपसंद लड़के से करवा देते हैं।